कंडीशन, हम जब भी डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं, डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है। एक सिंपल टर्म में डेमोग्राफी क्या होती है, पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। क्या पहला ऑफिशियल सेंसस, आपको पता है हमारी कंट्री का ऑफिशियल सेंसस पहला कब हुआ था, 1881 में। कब हुआ था, 1881, पता होना चाहिए। सेंसस होता है 10 साल में एक बार पॉपुलेशन काउंट होती है, जनगणना, समझ गए। उस जनगणना कोई सेंसस, हाँ 2011 में हुई थी, 2021 में होगी। यह सब सैम्पलिंग मेथड होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स होती है ना, बेचारे इन्हीं की ड्यूटी लगा दी जाती है, घर घर जाके ये लोग पता करते हैं कि फिर वो पोलियो के ड्रॉप डालने जाते हैं। हाँ, इसी तरीके से जनगणना होती है प्रॉपर, घर में जाके कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, सब कुछ होता है। तो अब यहाँ, अब मेरी पहले वाली बात सुनो। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, क्योंकि पहली बार कोई भी काम होगा तो ये तो है नहीं एकदम परफेक्ट होगा, लिमिटेशंस थी। तो उसके बाद ये जो 1881 के बाद हमेशा से सेंसस एवरी 10 ईयर्स पे हुआ, ठीक है। 1881 के बाद हमेशा से सेंसस कब कब हुआ है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब था बेटा, 1881, बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ 19, हाँ अब 21 में हाँ होगा। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921। बिफोर 1921 India was in the first stage of demographic transition. The second stage of transition began after 1921. So the year 1921 is, यानी कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि उससे पहले कि हमारा जो पॉपुलेशन थी वो सिनेरियो अलग था, और उसके बाद का पॉपुलेशन का सिनेरियो हमारा अलग था। उससे पहले हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो आज तक आप देख ही रहे हो। सो 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। समझ में आ गया, विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और व्हेन वाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हेल्ड, बस ठीक है। अब हम आगे आते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। हर चीज़ में प्रॉब्लम ही है, यहाँ भी प्रॉब्लम ही आएगी डेफिनेटली। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो चीज़ हाई होनी चाहिए वो लो थी, जो लो होनी चाहिए वो हाई थी। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या थे, दोनों ही हाई थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी, ना ही लोग नरिश थे। आज लोग नरिशमेंट पे ध्यान देते हैं ना, आज हम लोगों को पता है कि हमारी एज के अकॉर्डिंग क्या डाइट होनी चाहिए, हमारी ग्रोइंग एज है तो भाई कैसी है ना, तो वो चीज़ नहीं थी। और इनकी ऊपर डेफिनेशन देख लो आप। बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000। सबकी डेफिनेशन ऐसी होगी बेटा, मैं दोबारा सुन लो प्लीज़, देख लो यहाँ पर। बर्थ रेट क्या है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। और अगर डेथ रेट है, इसी को देखो, बर्थ रेट को अगर डेथ रेट बना दोगे तो क्या आएगा, डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं आएगा, पीपल आएगा, क्योंकि देखो बर्थ तो बच्चों का होता है, डेथ तो सभी एज की ग्रुप, तो नंबर ऑफ पीपल डाइड पर 1000 इन अ ईयर। इसलिए कहते हैं कि रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें आराम से लर्न हो जाएगी, हर चीज़ पर 1000 और इन अ ईयर ही होती है। डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, सब चीज़ें, ठीक है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पता ही है लिटरेसी रेट लो था उस टाइम मेल, और अगर हम मेल और फीमेल का देखें तो फीमेल का तो बहुत ही ज़्यादा लो था, जिसकी वजह से उस टाइम फीमेल हमारी अनस्किल्ड हुआ करती थी, उनको जॉब वगैरह नहीं मिला करती थी, ठीक है। ओके, उसके बाद है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ पे तो कोई नहीं ध्यान देता था पहले, भाई वैद होते थे पहले, कोई तो आज की तरह मशीन से यार टेस्ट वगैरह हुआ करते थे, लैब हुआ करती थी, नहीं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न द पुअर हेल्थ फैसिलिटी। और एक चीज़ और, आज के टाइम में हम लोग वैक्सीन को लेके कितने पर्टिकुलर है ना, पहले क्या लोग कुछ हुआ करता था, मतलब ही नहीं होता था। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। इन्फेंट किसको बोलते हैं, 1 ईयर, 1 साल से छोटे बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डेथ रेट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 ड्यूरिंग द ईयर। मैंने कहा था ना, हर चीज़ पर 1000 ड्यूरिंग द ईयर लर्न कर लो। इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटा बच्चा, और मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। तो व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट रेफर्स टू 1 साल से छोटे डेथ रेट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज, सही बोल रहे हो, पर 1000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। चलो, उसका भी रीज़न ये था, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं, पहले आपने देखा नहीं, पैदा होते बच्चे माँ मर जाते थे, बहुत ऐसी कंडीशन ज़्यादा होती थी, तो ड्यू टू दिस ओनली मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, कितनी 44 ईयर्स तक, जो आज हमारी कितनी है 68, ठीक है। माना अब आप ये सोचो कि मैम पहले लोग तो ज़्यादा जीते थे, है ना, पहले आप कहोगे लोग हम 100 साल जीते थे, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक एवरेज है। पहले लोगों को कुछ छोटी सी बीमारी लोग मर जाते थे, डेंगू से मर जाते थे, डेंगू तो चलो आज इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ज़माने में तो नाम भी नहीं होता था डेंगू का, कोई भी, हाँ छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कितनी डेथ होती है इनसे, जॉइंटिस से। आज कम से कम, आज तो कितने लोग लक्की होते हैं जो कैंसर से ही बच जाते हैं, बस तो कैंसर से मैं तो नहीं कहूँगी कि बचता है कोई भी लोग, कहीं ना कहीं रूट्स रहती हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, लेकिन चलो फिर भी कोई बहुत लकी हुए तो वो बच गए।
यू आर आस्किंग राइट। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, हनी सिंह को आंसर होना था। हनी सिंह तो नहीं, वो तो वो रिहैबिलिटेशन में गया था, उसने ड्रग्स देता था ना हनी सिंह, वो रिहैबिलिटेशन में गया था। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी तो पता ही, पॉवर्टी तो हमारी कंट्री की शुरू से आज तक प्रॉब्लम है। आज भी आप कोई भी, अभी आप आगे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी, सब में सबसे बड़ा रीजन आप सबसे पहले लिख दो, एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और दूसरा पॉवर्टी, और इलिटरेसी भी हर जगह आएगा। कुछ ना हो WWE की ये वैसे। चलो अब आगे आओ, इतनी बात समझ में आ गई? प्लीज इधर देखो बेटा एक बार, मैं दोबारा बता रही हूँ। डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मैंने कहा जो हाई होना चाहिए वो लो, जो लो होना चाहिए वो हाई। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, पॉवर्टी हो गई, तो हर जगह डाल दो आप। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो 44 पहले हुआ करती थी, आज कितनी है? 60। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ठीक है, आगे आते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा, यहाँ इस वाली बुक में थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज प्राइमरी। वैसे तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आई थिंक तीनों पता ही होगा, मैं एक ब्रीफ में बता देती हूँ। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स आर देयर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्या बोलते हैं, दोबारा बोलना? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। यानी कि कोई भी चीज़ जो नेचुरल प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, सब नेचुरल है, तो ये किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का। हम उस चीज़ को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल आया प्राइमरी सेक्टर से, उसको कन्वर्ट करा फिनिश्ड गुड्स में, हो गया सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, शुगर केन कहाँ से आया? प्राइमरी। उसको कन्वर्ट करा शुगर में, क्या बन गया? आगे बात समझ में। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज में सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग घर पे भी होती है। जैसे कि हमारा मिक्सी ग्राइंडर में हम साबुत मसाले ले आए, हमने उसको ग्राइंड करा, पाउडर बन गया, तो वो भी तो कन्वर्जन ही हुआ है। हमने नेचुरल चीज़ को प्रोसेस करके अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया। आ गई मेरी बात समझ में? तो अगर सेकेंडरी सेक्टर आए कभी भी कि इंडस्ट्रीज ही होता है, ऐसा नहीं है। कहता मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हो सकती है, घर पर, छोटे मोटे वर्कशॉप पे, छोटी मोटी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कहीं पर भी। ठीक है। नेक्स्ट है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। लाइक आई एम टीचिंग यू, आई एम ओनली प्रोवाइडिंग यू माई सर्विसेज। डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, कोई भी, ये अपनी गुड्स को नहीं दे, वेटर, ATM, बैंक्स क्या देते हैं? सर्विसेज। एम आई क्लियर हेयर? सो ऑल द 3 सेक्टर्स आर क्लियर? क्या? टर्शियरी देखो, प्राइमरी जिसमें नेचुरल प्रोसेसिंग होती है, चीज़ों को हम एज इट इज यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है? सेकेंडरी, जिसमें कन्वर्जन हो रहा है। और थर्ड है हमारा टर्शियरी, जिसमें सिर्फ सर्विसेज है। ठीक है। सर्विसेज में IT भी आएगा आपका, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेटा सिर रखने को जरा उड़ रहा है, इस तरफ रखो बस। अब ये है बेटा प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। हमारी कंट्री में आपको पता ही है, मैंने शुरू से बता रही हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर हमेशा से मेन ऑक्यूपेशन रहा है। तो प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स। अगर हम बात करें ना एम्प्लॉयमेंट की, आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर से। लेबर एब्जॉर्बिंग, सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ से आती है, कौन सेक्टर से आती है? प्राइमरी सेक्टर। अप्रॉक्सीमेटली आज भी 72, उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम 72%। एंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में सिर्फ कितने थे? 10 और 18% रेस्पेक्टिवली। उस टाइम की बात है ये। उस टाइम 72% एग्रीकल्चर में थे और मैन्युफैक्चरिंग में कितने? 10% और सर्विस में 18%। ठीक है। और आज की डेट में मैं आपको बताऊँ, अगर आज की डेट में भी अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? चाहे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है भाई, काम में 4 लोग कर रहे हैं, 10 लोग, एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अगर मैं GDP की बात करूँ, सबसे ज़्यादा GDP कौन प्रोवाइड करता है? टर्शियरी सेक्टर। क्योंकि टर्शियरी सेक्टर आप देख रहे हो, उसमें काम करने वाले की रिक्वायरमेंट है कम, लेकिन सर्विसेज वो दे रहा है ज़्यादा। लाइक IT एक ऐप बन गया, करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं उस ऐप को। ऐप तो एक ही या 2 बंदों ने बनाया है, फेसबुक है 2 बंदों ने, बस देख लो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, रीजनल वेरिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजनल वेरिएशन मतलब अभी हम पता क्या पढ़ेंगे इसमें, कि कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से ट्रांजिशन शुरू कर दिया, यानी कि अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू करा इंडस्ट्रियल से, प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से
सेकेंडरी और टेरिशरी में जाने के लिए। समझ में आया? लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे थे जो एग्रीकल्चर में घुसे हुए थे, जैसे कि यहाँ देखो, बिहार, हाँ द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कम करा और बाकी वो कहाँ जाने लगे थे अब? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। ये नाम याद कर लेना प्लीज़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ये प्लीज़ इनको लर्न करना, ठीक है ना? MCQs में भैया ऐसी चीज़ें आती हैं, कोई भी एक स्टेट हटा दिया हमें तो लगेगा नहीं है यही सही है, लेकिन इसको इसलिए कह रही हूँ, ठीक है ना? दूसरी चीज़, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो अभी भी वर्कफोर्स, उनकी मेजॉरिटी वर्कफोर्स कहाँ पर थी? एग्रीकल्चर में, जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ठीक है? आगे आते, मेरी घड़ी 10 मिनट आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करती हूँ, बस थोड़ा सा रह गया खत्म है चैप्टर। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, अभी तो हम इस चैप्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके आपका एक अलग चैप्टर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम का, तो आपको तब डिटेल में पढ़ोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलो पहले आता है रोड्स। सबसे आपको कभी टाइम भी चेंज हो रहा था, मतलब क्या कहते हैं 5 मिनट जल्दी याद कराओ, आज ही वही टाइम। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ पहले। अब जरा रोड्स, अगर हम रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने रोड पे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पैसा क्यों खर्च करेंगे वो, और हमारे पास था नहीं। उन्होंने सिर्फ रोड वहाँ की बनवाई जो उन्हें ज़रूरत थी, जहाँ उन्हें लगता था जहाँ पे उनको ट्रांसपोर्टेशन करना है, या जहाँ उनके लोग आर्मी या कोई भी लोग ट्रैवल करेंगे। सो देखो, द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। सिर्फ वहीं की रोड बनवाई जहाँ से उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, या जहाँ पर उनको आर्मी मोबिलाइज करनी थी। दे आर ऑलवेज रिमेंड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड। पहले ऑल वेदर रोड कहाँ हुआ करती थी? पानी हर जगह भर जाता था, ये प्रॉब्लम होती थी ना। सो एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरिया सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी एंड फेमाइन। नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड आ गई, तो कौन उनको हेल्प करेगा? क्योंकि रोड ही लायक नहीं है कोई वहाँ पे हेल्प कर पाए। तो पहले आपने सुना था ना कि अगर फेमाइन या फ्लड होता था लोग बहुत मरते थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑल वेदर रोड नहीं हुआ करती थी। कई बार ऐसा होता है ना, जब बंजर धरती हो जाती है, बैरन लैंड हो जाती है, तो वहाँ पर क्रैक्स हो जाते हैं, तो वो भी ऑल वेदर रोड कहलाएगी। मतलब ये नहीं सिर्फ पानी भरना ही ऑल वेदर रोड होनी चाहिए, हाँ वो ऐसी क्रैक हो होते थे कि वहाँ पर कोई ट्रैवल ही नहीं कर सकता वहाँ पर, तो उसको भी रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो वो सब प्रॉब्लम थी उस टाइम, समझ में आ गया? लेकिन अभी आप बाद में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी भी जो इंडियन थे उन्होंने ब्रिटिशर से क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उनका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग था। आज भी आप देखो, हम लोग दूसरी कंट्री में अगर घूमने जाते हैं ना, तो हम वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, और हमारी कंट्री में हम कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। रेड लाइट है, और ग्रेटर नोएडा में तो कोई मतलब नहीं, दिल्ली में तो फिर भी चलो रेड लाइट फॉलो होती है, बाकी हम कहीं रेड लाइट फॉलो करते हैं मतलब ही नहीं होता, निकलते चले जाते हैं। जल्दी भी नहीं आ रही। मैं वही बात बता रही हूँ कि हम, और यहाँ हेलमेट है, अगर टू व्हीलर पे हेलमेट है, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। हमारी तरफ भी, मैं मेरठ में हूँ, मेरठ की हूँ, तो वहाँ पर हम हमारे घर से सब लोग जब घर से निकलते हैं ना, तो हेलमेट को बाइक या स्कूटी पे टांग के चलते हैं। जब पहनेंगे सामने पुलिस दिखती है, पहन लो चालान कट जाएगा वरना। यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी का हम सब उनमें से हैं कि हम सीट बेल्ट, मैं खुद नहीं लगाती सीट बेल्ट, मुझसे लगाई नहीं जाती सीट बेल्ट। तो ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं थोड़ा सा। रेलवेज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रेलवेज़ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री के लिए क्या है? रेलवेज़। हाँ ये रहा देखो, 1850 में ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में क्या इंट्रोड्यूस करी थी? रेलवे, जो कि आज कहाँ खड़ी है पता है? दिल्ली में जो रेल म्यूजियम है वहाँ पर। द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2 वेज। कैसे? देखो, रेलवेज के होने से क्या हुआ? एक तो लॉन्ग डिस्टेंस कम टाइम में होने लगे, जिसकी वजह से क्या ब्रेक हो गए? ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर। पहले आपको याद होगा, अब तो आपको याद होगा खैर, अगर हम पहले के टाइम में देखें ना, तो सपोज जैसे अब तो हम हमारे बराबर में चाहे कोई गुजराती रहता हो, चाहे पंजाबी रहता हो, चाहे राजस्थानी, अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे ही फील होते हैं, और हम सबका कल्चर मिलके भी सेलिब्रेट करते हैं। पहले क्या होता था? अच्छा वो मद्रासी है, अच्छा वो राजस्थानी, क्योंकि पहले कल्चरल बैरियर्स बहुत थे, क्योंकि लोग वहाँ रहते नहीं थे। आज क्या ऐसा कुछ रह गया? आप अपनी सोसाइटी में आग घुमा के देखोगे, सब तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। तो ये है, ये रेलवेज़ ने ब्रोक किया था, क्योंकि पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो कुछ खास हुआ नहीं करते थे, तो रेलवेज़ के थ्रू लोग ट्रैवल करते थे। हाँ वही पढ़ेंगे अब हम आगे। तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन हुआ। नेशनल इंटीग्रेशन सिविक्स में पढ़ा होगा कभी, इसे कहते हैं वननेस, नेशनल वननेस, यानी कि लोगों के अंदर एकता आई। देन इट एनहांस्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, पढ़ लो, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्ट द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी। सुन लो जरा, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, यानी कि
ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगी चीज़ें या दूसरी जगह स्टेट्स में जाने लगी, उससे लेकिन एक ड्रॉबैक भी हुआ। जो हमारी फार्मर्स थे उनके पास पहली शॉर्टेज थी खाने की और ज़्यादा होगी, क्योंकि अब इजीली चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेलवे समझ में आ गया ना अच्छे से। आगे आता है हमारा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हमें इसमें डिटेल में जाना, इसमें कोई खास नहीं हुआ था, बस एक स्यूज़ कैनाल नाम का ही कुछ था, बाकी कुछ नहीं था। कम्युनिकेशन में भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। क्या था? मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, मतलब यही था, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, सब पहले जैसा ही था। ठीक है। रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रोड्स उन्होंने क्यों डेवलप कराई? अपने मतलब के लिए, जहाँ उन्हें अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना था, जहाँ रॉ मटेरियल भेजना था, आना था वहाँ पर। ठीक है। सेम रेलवेज़ के लिए क्यों करा? देखो मैंने कहा था ना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था ब्रिटिशर्स का, तो टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। पहले क्या था, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था, अब जब रेलवेज थी वो आराम से एक जगह दूसरी जगह कंट्रोल आराम से कर सकते थे, अपनी टेरर फैलाने के लिए, कंट्रोल के लिए, वो सब चीज़ें। टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज थ्रू मेजर पोर्ट्स, रेलवेज को मेजर पोर्ट से लिंक कर दिया, आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, जो ब्रिटिश फंड्स थे उनको इंडिया में ऐसे इन्वेस्ट करा ताकि उनको, और मतलब जो रेलवेज आई वो तो ब्रिटिशर्स ने पैसा खर्च किया, लेकिन क्यों खर्च किया? उससे उन्हीं को डबल बेनिफिट होना। समझ में आ गया? बिल्कुल। और टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मैंने आपको बता ही दिया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अभी किसी को भेजना है मुझे, सपोज करो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे कोई अर्जेंट सर्कुलर निकालना है, नोटिस निकालना है, तो वो कैसे होगा? एक टेलीग्राफ से आराम से चले जाएंगे, जैसे फैक्स मशीन है आज हमारे टाइम में, यहाँ से हमने करा, दूसरी जगह पहुँच गया अपने आप। तो लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि पेपर के बिना तो कोई, जैसे कहता ना किसी को अरेस्ट करने पहुँच जाओ, लेकिन वारंट नहीं होगा तो वो लीगल नहीं है। सेम वे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की टेलीग्राफ में। आगे इतनी बात समझ में? सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कितनी थी पर कैपिटा इनकम? लेस देन 0.5%। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, जमींदारी सिस्टम पढ़ लिया। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन था। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन।